नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। अमेरिका ईरान के बीच फिर से जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का दावा भी कर दिया है। इससे सप्लाई प्रभावित हो रही है और इसका नुकसान इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। आज के इस शो में हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। चारुदत्त पांडे जी हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, और ट्रिलियंस पॉलीमर्स के डायरेक्टर मिनीश शाह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले बताते हैं दर्शकों को कि इस शो में हम लोग मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से मिडल ईस्ट से आने वाले जो पॉलीमर दाने हैं और कच्चे तेल से बनने वाले नेफ्ता और रेजिन की सप्लाई पूरी तरह से कट गई है और इसके बिना प्लास्टिक और पेंट बनाना असंभव हो गया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे प्राइजेस पर। कच्चे तेल की किल्लत और जहाज़ों का रूट बदलने से प्लास्टिक के जो दाने हैं उसके भाव कितने बढ़ चुके हैं और इससे भारत की हज़ारों छोटी और मझली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी में बातचीत करेंगे पैकेजिंग और पेंट इंडस्ट्री की। सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है पैकेजिंग और पेंट इंडस्ट्री पर। पैकेजिंग महंगी होने से दूध, राशन, दवाइयों की जो स्ट्रिप होती है, ऑटो पार्ट्स होते हैं, वहाँ से लेकर रोज़मर्रा का जो हर एफएमसीजी सामान है आम जनता से जुड़ा हुआ, वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय पर और भी इसका असर दिखाई दे सकता है। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले चारुदत्ता सर से शुरुआत करूंगा। सर, एक बार अपडेट मैं चाहूँगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति हम लोग 2 महीना पहले देख रहे थे, फिर बीच में समझौता होता हुआ ही दिखाई दिया, वापस से वही सिनारियो। सर, मैं चाहूंगा एक ओवरव्यू कैसे देख रहे हैं इसको, इसका सॉल्यूशन कब होता हुआ दिखाई देगा और इंडस्ट्री पर अभी क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है? इसका सॉल्यूशन किस कहते हो, वहां पे एक जो सदगृहस्थ बैठे हैं उनके दिमाग में जब आएगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे कह सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो दोनों तरीके से देखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ली जा रही है। पहले ऐसे लग रहा था कि एक पर्टिकुलरली जोन तक ही पूरा ये वॉर लिमिटेड रहेगा, बट अगर आप पिछले 2 दिनों की इम्पैक्ट देखें और पर्टिकुलरली सऊदी में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखें, वहां पर जो अटैक हो रहा है वो होगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बहुत अच्छे तरीके से ईरान ने वेपनाइज किया हुआ है आज के डेट में, और वहीं पे पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दोनों साइड से अलग अलग तरीके की ब्लॉकेड की बात चल रही है, तो वहां से जो जहाज है उसका निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। परसों जो अटैक हुआ था उसमें से एक भारतीय व्यक्ति की वहां पर उनका मृत्यु भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट और ज्यादा हो रहा है। उसमें से रिस्क बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो अटैक का जोन है वो अटैक का जोन भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से पर्टिकुलरली आने वाला जो सप्लाई है वो एटलीस्ट अगले 30 से 60 दिनों तक तो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, बिकॉज जो एक बार डिस्कशन में आने के बाद जो डिस्क टूटा है उन दोनों को वापस आके ओपन करने में अभी काफी वक्त जाएगा, और वो करने के बाद ट्रस्ट बिल्ड होने के साथ वहां से मटेरियल निकलने में और वक्त जाएगा। तो जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमको कम से कम 2 महीने से लेके एटलीस्ट 2 से 6 महीने तक तो भी हमको शायद इस चीज को मैनेज करना पड़ सकता है। मिनी सर, एक चीज़ बताइएगा, मिडल ईस्ट से बहुत सारे केमिकल्स भी इंपोर्ट होते हैं, उसका भी असर हम लोग देख रहे हैं। 2-3 चीज़ों पर मैं स्पेशली आपसे राय लूँगा, चाहे पॉलीइथिलीन हो या पॉली प्रोपिलीन हो, इसके जो दाने आते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या असर दिखाई दे रहा है और प्लास्टिक इंडस्ट्री पर स्पेशली कितना इम्पैक्ट है? सर देखो, पहले तो अपन पॉलीप्रोपिलीन की बात करते हैं। तो पॉलीप्रोपिलीन में क्या है, सबसे बड़ा खपत माने सबसे बड़ा यूज है ना, पॉलीप्रोपिलीन के राफिया ग्रेड होता है। राफिया ग्रेड क्या होता है कि जिससे आपको 25 किलो की बैग जो बनती है, जो केमिकल को भरती है, कोई सीमेंट को भरती है, सबको जो भरती है, वो 25 किलो की जो बैग होती है उसको राफिया बोलते हैं। अभी राफिया क्या है, या इंडिया के अंदर खपत उसकी बहुत बढ़ गई है। ये तुम्हारे राजकोट, मोरबी, ये जो एरिया है वहां पे भर भर के राफिया की फैक्ट्रियां लगी हुई है, क्योंकि राफिया की बैग्स की डिमांड ओवरसीज में बहुत लगी हुई है। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ये सब लोग को बैग्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है
और उनके पास ऑर्डर बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको कोई भी हिसाब से कोई भी भाव में माल लेना है। अभी ये दाने का प्राइस 145 टू 150 रुपीस हो गया था। फिर बीच में ये जो जैसे वॉर खत्म हुई तो बाजार दूसरे ही दिन गिरना चालू हो गया। फिर बाजार हो गई 125 रुपए की। अभी वापिस ये वॉर चालू हुआ, वापिस बोलते वॉर चालू हो गया है, वापिस ये न्यूज वो न्यूज, तो वापिस बाजार वहां पे स्टेडी हो गई और आज थोड़ी सी बढ़ी हुई है। आज क्यों बढ़ी हुई है? एक और चीज शायद आपको मालूम नहीं होगा, शायद लोगों को भी जी। मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे जब भी पहली बार वॉर हुई तो गवर्नमेंट ने जो जितनी पॉलीमर्स है उसके ऊपर ड्यूटी 0 कर दी। समझे आप? ड्यूटी जो इंपोर्ट करते हैं उनको ड्यूटी 0 लगता था, सिर्फ उनको जीएसटी भरना है और माल बाहर निकलता था। अभी क्या हुआ, वो एंड ऑफ जुलाई माने 30 जून का डेडलाइन था कि 30 जून को ड्यूटी वापस लग जाएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला 30 जून को कि 15 दिन हम और देते हैं आपको ड्यूटी फ्री, बाद में हम लगाएंगे। तो कल है ना 15 तारीख थी। ऑल ट्रेडर्स, ऑल मैन्युफैक्चरर्स, सबको ये, रिलायंस को भी ये मालूम नहीं था आज कल शाम तक के भैया इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो कंफ्यूजन था। फिर रात को जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, जैसे 30 जून को नोटिफिकेशन आया था वैसे ही नोटिफिकेशन कल आना था, वो कल आया नहीं। तो उसका मीनिंग ये होता है कि आज से ये ड्यूटी लग जाएगी। तो ड्यूटी 7.5% है, लेकिन उसके दूसरे जो चार्ज कर पकड़ के 8.25 एवरेज आता है। तो 8.25 आज सभी इंपोर्ट के ऊपर लग जाएगी। तो लगने से क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, 8% कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी बाजार किस तरह से मोड़ लेगा आज वो मालूम पड़ेगा कि किस तरफ से मोड़ लेगा, आज मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये सर की राय है। जिस तरह का सिनारियो देखने को मिल रहा है, इसका असर प्राइजेस पे नो डाउट अभी से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जब तनाव बढ़ा था तो प्राइजेस में इजाफा देखने को मिला, फिर समझौता होता हुआ दिखाई दिया अमेरिका ईरान के बीच, तो प्राइजेस थोड़े से डिप हुए थे, वापस से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारू सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे खाड़ी देश हो गए सऊदी, यूएई, कतर, जो है यहाँ पर देखें तो पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पूरी तरह से इसी रूट पर निर्भर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर रेजिन की बात की जाए तो क्या कोई दूसरा विकल्प है यहाँ पर, कोई और वैकल्पिक रूट है जिससे चीज़ें बदल जाएं, या फिर जो प्लास्टिक सिस्टम है पूरी तरह से वो इंडस्ट्री ठप होती हुई दिखाई देगी? रूट तो ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ये इंडस्ट्री आज की डेट में ऐसे मिनेज में भी मानेंगे कि वो बेसिकली कंपलसरी इंग्रेडिएंट हो गया, उसमें अभी कोई चॉइस नहीं रहा। तो रूट ढूंढना पड़ेगा, बट अगर रूट का चैलेंज ऐसा है कि वो क्वांटिटी और वो वॉल्यूम अगर आपको करना है तो उसका प्राइस पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा। तो वो आज की डेट में पर्टिकुलरली चैलेंज है। तो ऑप्शंस तो देखना है, तो कहीं ना कहीं जो अभी आपको दिख रहा है कि कुछ जहाज निकल रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रही है, वहां पे कुछ डिस्कशन जो है वो पब्लिक डोमेन में है, कुछ डिस्कशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से निकाल के इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। बट अभी थोड़ा टाइम के लिए चैलेंज रहेगा वहां से निकालने के लिए। अल्टरनेटिव ऑप्शंस की खोज डेफिनेटली हो रही है, कुछ मोशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, बट इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके लिए इमीडिएटली कोई अल्टरनेटिव निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है इसके ऊपर वो प्राइमरली चाइना से रिलेट करता है, बट वहां पे उस पर्टिकुलर मार्केट में अलग चैलेंजेस है। मिनिस्टर, एक चीज बताइएगा, जो छोटे कारखाने हैं उसके लिए जब कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्री कैसे झेल पाएगी? अभी सिचुएशन क्या है? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है क्या वो इस प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रही हैं? एक तो पहली बात है कि जो स्मॉल स्केल वाले हैं उनको तो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन जो चल रहा है बाजार में वो इट्स लाइक ए रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जनवरी और आज अब जून जुलाई पकड़ो, माने ये 6 महीने में 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि बाजार ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। माने ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चर अभी है ना वो तैयार हो गए, अभी उनको मालूम है ये फ्लक्चुएशन होने वाला है, वो आगे भी वही प्राइस देते होंगे कि जिससे उनको बेनिफिट मिलता होगा। क्योंकि क्या है, फ्लक्चुएशन किसको मालूम ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे अभी आज ड्यूटी का नहीं मालूम था किसको, आज ड्यूटी लग गई,
तो ड्यूटी लगने से आज 8 to 10% बाजार बढ़ गया। बाजार बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैन्युफैक्चर अपना प्राइस बढ़ा देंगे, वो किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रेडर है वो प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है ना ये बाजार बढ़ने वाला है, उसके पहले माल उठा लेते हैं। तो वो जो जो उठा लेते होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन कभी किसी को नहीं उठाया, नहीं उन्होंने माल ले लिया है, तो शायद उनको थोड़ा ज्यादा भाव से लेना पड़ेगा, तो वो अपना ज्यादा भाव से बेचने की कोशिश करेगा। ये सही में ये बात है। मिनिस्टर एक चीज और ये भी बताइएगा, बेसिकली हम लोग के पास वहां से कौन से केमिकल्स ऐसे इंपोर्ट होते हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो और हमारे पास विकल्प ना हो, और उसका अलग अलग इंडस्ट्री पर कैसे असर दिख रहा है? सर वैसे तो बहुत सी प्रोडक्ट है जो इंडिया में बनती ही नहीं, और उसकी शॉर्टेज है ना यहाँ पे रहती ही रहती है। जैसे क्या है, केमिकल में तो ऐसे 500 आइटम ऐसे अलग अलग आइटम है कि जिससे प्रोक्योरमेंट चाइना के बिगर है ही नहीं, आपको चाइना से लेना ही पड़ेगा, और उसी से ही यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है। जैसे टिटानियम डाइऑक्साइड है, तुम्हारा मेलामाइन करके है, मैलिक एनाइट्रेट है, ये सब क्या है, रनिंग आइटम है। ये इसके ऊपर सट्टा भी जल्दी होता है। वो 100 रुपया बाजार हो जाता है, दूसरे दिन 4 दिन 5 दिन में 150 रुपया का बाजार हो जाता है। जैसे अभी की बात कर रहा हूँ, अभी एक प्रोडक्ट मुझे जो ध्यान में आ रही है, वो प्रोडक्ट का मैलिक एनाइट्रेट, वो 220 रुपये का किलो का भाव था। वो अभी जब भी वॉर खत्म हुआ तो इट केम टू 120 रुपीज। अभी ये वॉर चालू हुआ तो 190 रुपीज। माने इतना इतना फर्क का बाजार हो जाता है। अभी जो फैक्ट्री वाले हैं उनको तो क्या है, ऊपर के भाव से ही ऑर्डर लेते होंगे, तो ही उनका फैक्ट्री चलेगा, नहीं तो फैक्ट्री ही नहीं चलेगा। आज मेलामाइन करके है, जो मेलामाइन आपको तो मेलामाइन वर्ड एकदम मालूम है, उसकी खपत भी जी। बहुत बढ़ गई है। तो मेलामाइन फैक्ट्री है बहुत बढ़ रही है, तो मेलामाइन प्रोडक्ट भी ऐसा हो गया है कि जैसे 125 रुपया का भाव, 10 दिन में उसका भाव 100 रुपया हो जाता है, फिर वापस 150 रुपया हो जाता है, फिर वापस 200 रुपया हो जाता है। माने ये तो थोड़ा तो क्या है भाई, मार्केट में भी ये लोग जैसे ट्रेडर है उसको भी मूवमेंट करके अपना बेनिफिट ले रहे हैं, उनको भी फायदा हो रहा है। अभी देखो, बाजार को तो हर आदमी को संभालना पड़ेगा। हम लोग, मैं एसोसिएशन का कई भाग ले रहा हूं, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि भाव में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे। लेकिन क्या है, जो प्राइस बढ़ती है, डॉलर बढ़ जाता है, ये क्लियरिंग का प्राइसेस बढ़ जाता है, तो ये सब होने से क्या है कि प्राइस मैन्युफैक्चर को भारी पड़ता है, लेकिन वो लोग भी मैनेज करते ही होंगे, ऐसे मेरा मानना है। चारुदत्ता सर, एक चीज बताइएगा, पैकेजिंग इंडस्ट्री भारत में देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 20-25% की रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनके सामने तो बहुत मेजर चैलेंजेस इस वक्त फेस करने पड़ रहे होंगे इस इंडस्ट्री को, जितने भी पैकेजिंग से रिलेटेड चीजें हैं, उसके प्राइजेस पर भी, प्रोडक्ट्स के प्राइजेस पर भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबके पास बहुत ज्यादा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि ये पर्टिकुलर मार्केट में जो एक कस्टमर लॉयल्टी है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आपने किसी के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर बिल्ड किया है तो उसी वही पर्टिकुलर कस्टमर आपके साथ अटैच्ड है। अगर आपके साथ आप जेनरिक प्रोडक्ट में हो तो उसके बाद में कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है और काफी अलग लोगों के पास जाके वो वहां से सोर्सिंग कर सकते हैं। तो आपको, अगर आपने एक कस्टमर आपने जोड़ा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कस्टमर को कंटिन्यूअसली रिटेन करें। वो रिटेन करने के इसमें आपको जो प्राइस है उसके साथ करना होगा। जिन लोगों के साथ जिन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से साइन किया है कि मेरा इनपुट कॉस्ट के हिसाब से मेरा इतना कन्वर्शन कॉस्ट है, वो उतना कॉस्ट डायरेक्टली पास ऑन कर पाएंगे। बट जिन्होंने वो पूरा कन्वर्शन दिया, तो फिर जिसको हम जॉब वर्क बोलते हैं, जॉब वर्क की जगह उन्होंने पूरा एंड प्राइस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वहां पे निगोशिएट करके, और इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन जैसे मनीष भाई अभी कह रहे हैं, उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन मैनेज करना उनसे होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज प्राइस लेके चलना पड़ रहा है। तो अगर उसमें एक जगह थोड़ा कम होता है तो आप पैसे बना रहे हो, अगर आपका बढ़ रहा है तो वहां पे आप पैसे कमा रहे हो। बट ये पूरे चक्कर में कंपनी को अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो जनरली कंपनीज काम करते हैं वो एक मूविंग एवरेज का कंसेप्ट होता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो आपके पहले पास कितना था, आप नया कितना ले रहे हो, और उसके हिसाब से जो आपका जितना स्टॉक है उसका आप कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज निकालते रहते हैं, और वो मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है आपके पास, क्योंकि नए कंपनी होते हैं जहाँ पे छोटे अगर कोई सप्लाई नहीं कर पाया और आपके पास उसका मटेरियल अच्छे रेट में है, तो आप वो नए कस्टमर जोड़ भी सकते हो,
बट अगर वो आपका कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपके कस्टमर छूट भी सकते हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। काफी सारी कंपनीज अभी जिनको ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो लोग अभी उनके एंड कस्टमर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके साथ जॉब वर्क में भी शिफ्ट हो रहे हैं, जहां से वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, आप रॉ मटेरियल प्राइस का आप उसके ऊपर का कन्वर्शन कॉस्ट देखिए, काम कीजिए। ये लोग जिस तरीके से जो जॉब वर्क में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ कंपनियां, उनके लिए सिचुएशन सेफ है। जो एंड प्रोडक्ट में या जेनरिक प्रोडक्ट में काम कर रही है, उनके लिए आज के डेट में ये डेली स्ट्रगल और रोज का फाइट है। चारुदत्ता सर, एक चीज है, पेंट इंडस्ट्री की हाल क्या है उस पर भी थोड़ा सा व्यू दे दीजिए, क्योंकि नो डाउट पेट्रोकेमिकल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। कच्चे तेल से जो निकलने वाला नेफ्ता होता है, रेजिन होता है, और सॉल्वेंट पर देखें तो पेंट्स की 50% लागत निर्भर करती है। सर कैसे देखते हैं, किस सिनारियो में है पेंट इंडस्ट्री, क्या व्यू रखते हैं आप सर? पेंट इंडस्ट्री का अगर आप जैसे कह रहे हो ना अभी ब्रिज के, ऑलमोस्ट 65% जो है ना इनपुट, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसका इनपुट कॉस्ट जो उनका 65% उसमें टोटल इसमें डिपेंड करता है। आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में मार्जिन का प्रेशर काफी था, क्योंकि नए प्लेयर्स आ रहे थे, और नए प्लेयर आने के बाद इनका एक के बाद एक उनके थोड़े मार्जिन पे कट हो रहे हैं, नए प्रेशर आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनका वर्किंग हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, तो मार्जिन कहीं ना कहीं आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे होते हुए दिख रहे हैं। अभी ये जो पूरा प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर को अभी आप डायरेक्ट जो आपका कॉस्ट इंक्रीज है और कॉस्ट प्रेशर है, वो आप अभी कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज जो मार्केट साइड में, डिमांड साइड में भी चैलेंज है। ये साइड का थोड़ा, इस साल का तो पर्टिकुलरली मानसून का भी प्रेडिक्शन थोड़ा हिला हुआ है, तो वो चक्कर में कोई ज्यादा अभी आप प्राइसिंग बढ़ा नहीं पाएंगे, ज्यादा पास ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी कंपनी जो है, ये अभी इनके मार्जिन पे आपको प्रेशर दिखेगा। इसमें से काफी सारी कंपनीज का जनरली सीजन के हिसाब से एक प्रोक्योरमेंट होता है। काफी सारे कंपनी जो है वो रेट कॉन्ट्रैक्ट मोड में चलते हैं, तो वो यहाँ से इनको आने के लिए तो एक थोड़ा इनके पास ऑप्शन होगा, तो वहां से थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे और अपना मार्जिन का, इनका इस साल का एजेंडा अपने मार्जिन पे जो प्रेशर है वो कितना मिनिमाइज किया जाए, ये होगा। और उसके जितना, बिकॉज रेवेन्यू का प्रेशर हर एक को रहेगा, नंबर्स का प्रेशर रहेगा, तो उसी नंबर को मीट करने के लिए मिनिमम रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आके काम करें। इस मोड में सारी कंपनीज आपको चलती हुई दिखेंगी। यहाँ से कुछ कंपनीज प्राइस इंक्रीज दे भी सकते हैं जिनके पास पॉसिबल नहीं है, बट मोस्टली जो है वो बहुत कम प्राइस इंक्रीज होगा। काफी सारे लोग इसको अपने इसमें एब्सॉर्ब करने में देखेंगे। इसमें एक दूसरा ऑप्शन आपको ओपन होते हुए दिखेगा इस साल में, कि जो अल्टरनेटिव पेंट्स या जो नेचुरल पेंट्स है, जो अलग एक सेगमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पहले उतना ट्रैक्शन नहीं था, शायद ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो पर्टिकुलर मोड में थोड़ा ट्रैक्शन आपको अगले ये साल में पर्टिकुलरली 26 और 27 में दिखे। ठीक है मिनिस्टर, एक चीज बताइएगा, इंडस्ट्री Yes. कितनी कैपेबल है, मतलब चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो या मीडियम इंडस्ट्री हो, कितनी कैपेबल है इस वक्त कि इस प्रॉब्लम से, मतलब आने वाले 2 महीने 6 महीने कब तक संभल सकती है खुद से? उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए संभलना। भैया अभी सभी को प्रे करना चाहिए कि अपने जो ट्रम्प बॉस है, जो ट्रम्प, अमेरिका के ट्रम्प, वो पूरे वर्ल्ड को हिला रहे हैं। रोज सुबह उनका न्यूज सुन के अभी तो मैंने ये देखा कि मेरा जो एम्प्लॉय है घर के अंदर, जी। वो भी ट्रम्प का न्यूज सुन रहा है। मेरी वाइफ है, वो भी वॉर की न्यूज सुन रही है। माने सबको ये जानना है कि आगे क्या होने वाला है। किसी को मालूम नहीं कि ये आदमी सुबह क्या करेगा, रात को क्या करेगा। उसका स्टेटमेंट कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ईरान के लोग को हम पूछते हैं तो बोलते हैं हमारे उधर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉर की बातें चल रही है। माने हर जगह पे अभी है ना, ये किसी को भी मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है। माने ये देखो, अभी छोटा सा एक वर्ड बोलता हूँ, ये थोड़ा सा जुआ हो गया है, थोड़ा सा गैम्बलिंग हो गया है। गैम्बलिंग क्या है, जैसे अभी मेरे को मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, फिर भी मैं इंपोर्ट करता हूँ, 1000 टन माल मंगा लेता हूँ एक साथ। फिर माल बाजार अच्छा हो जाता है तो 2 पैसा मुझे मिल जाता है। लेकिन कभी कभी अभी बीच का पीरियड में, जैसे वॉर खत्म हुआ और वॉर अभी चालू हुआ, उसके बीच का पीरियड में बाजार में बहुत मंदी था। सब लोग को ये लगता है कि बाजार एकदम गिर जाएगा। जो $1700 था, वो गिर के 1000 हो जाएगा, वैसे पब्लिक की डिमांड होने लग गई। नो डाउट इट हैज गॉन टू $1300, $1200, $1300 तक गया, फिर वापस अभी ऊपर जा रहा है। अभी ऐसे ये मुझे भी नहीं मालूम था कि ये होने वाला है। अभी मैंने $1300 में माल मंगा लिया और आज $1400 की डिमांड आएगी तो मुझे 2 पैसा मिल जाएगा।
माने क्या है कि कोई भी आदमी अभी ये जो धंधा करता है पूरा पॉलीमर्स के अंदर हर हर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट आइटम है और डिमांड भी उतनी अच्छी है, लेकिन उनको थोड़ा सा गेमलिंग तो होना ही होना है। क्या है कि उसको खुद को मालूम नहीं। अभी कल की बात कर रहा हूँ, मैंने एक पॉलीप्रोपिलीन मेरे हम्म। पास माल आया था, मैंने सेल किया एक आदमी को 125 रुपीज। मुझे भी मालूम था ड्यूटी आने वाला है कि नहीं आने वाला, मुझे मालूम नहीं था, शायद नहीं आवे जी। ऐसा ही सब रूमर था, लेकिन ड्यूटी आज आ गई। अभी उसने 125 में लिया, आज बाजार हो गई 130। मेरे को तो उसको माल देना ही देना है, तो उसको आज वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको आज बेनिफिट हो गया 5 रुपीज का। और 150 टन फाइव हम्म। 5 रुपीज माने 7.5 लाख रुपए का बेनिफिट उसको हो गया एक ही दिन में, एक ही स्टॉक में। तो ये बेनिफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेम तो करना ही है, फैक्ट्री को तो चला ही नहीं चलाना है। हम्म। नो डाउट जी। कोई आदमी लोग कम लिक्विडिटी वाले होते हैं तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़े से बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बैंक से ज्यादा लेके कैसे भी करके गाड़ी तो चलाते ही है और चलाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। चारुदत्ता सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल रहे, क्योंकि समय भी हो चुका है। मैं भी आपसे राय जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज को, हालांकि जब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं होता तो सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्री संभलना चाहे तो कैसे, किन चीज़ों पर फोकस रखने की, जैसे सर ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो छोटे स्मॉल स्केल पे, उनके लिए इधर लिक्विडिटी की इशू होती है, तो लोन लेकर तमाम चीज़ें। सर थोड़ा सा सोल्यूशन चाहेंगे कि इंडस्ट्री को किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में। हाँ मिनेज, मैंने बहुत सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि आज के में सिचुएशन है वो पूरा प्रैक्टिकली एक गैम्बल हो गया है और मिड साइज कंपनीज उसमें काम नहीं कर पाएंगी, पर्टिकुलरली उनके पास गैम्बलिंग के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। और एक कन्वर्शन का पर्टिकुलर जो मार्केट है प्लास्टिक में, वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर इतना होता है कि इनके पास जो लिमिट्स होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो मिड साइज कंपनीज में जिसके पास भी ये चैलेंज है और जिनके पास अच्छे कस्टमर है, आज के डेट में एक सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर वो अपना बिजनेस मॉडल कुछ समय के लिए अगर वो एज ए जॉब वर्क या कन्वर्टर में शिफ्ट करवा पाए और वो अपने ये जो एंड कस्टमर उनके साथ ट्रांसपेरेंटली काम करे कि ये फ्लक्चुएशन वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी कंपनी है जो वो उनके लिए फ्लक्चुएशन मैनेज करे, उनसे जो रेट पे आता है वहां से ले लें और ये सिर्फ कन्वर्शन करके उसको दे दें। तो कहीं ना कहीं इसमें इनकी मार्जिन जाएंगी, बट बिकॉज इनका वर्किंग कैपिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाएगा तो यूनिट चलता रहेगा। तो ये हर एक सिचुएशन के हर एक के लिए सोल्यूशन नहीं है, बट जिसके पास आज के डेट में जो वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है और उसके पास उतना एडिकेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, उसके लिए ये सबसे जरूरी है कि वो थोड़ा सा अपने आप को वो एक लेवल नीचे ला ले। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को बुरा लगता है कि हम मैन्युफैक्चरर है और उससे हम एकदम जॉब वर्क में जाएं, तो वो थोड़ा सा अपना ईगो बाजू में हटा दे आज के डेट में, अपने आप को प्रैक्टिकली देखें और अगर वो आपसे सिचुएशन मैनेज नहीं हो रहा है तो ओईएम के साथ बात कीजिए, ट्रांसपेरेंटली बात कीजिए, उसको जॉब वर्क में कन्वर्ट कर लीजिए। और जैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे तो अगले 6 महीने का जो भी कुछ फ्लक्चुएशन होगा उनके साथ आप आराम से काम कर पाएंगे, आपकी फैक्ट्री चलती रहेगी। और 6 महीने के बाद जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा उस टाइम पे आप दोबारा अपने पुराने मॉडल में आ सकते हैं। बट थोड़ा ये टाइम के लिए थोड़ा हम्बल होके अगर इसको निकाल पाए तो बहुत सारी कंपनीज इस सिचुएशन में से निकल सकती हैं। जी जी बिल्कुल। समय भी हो चुका है, बहुत विस्तार से आप लोगों से बातचीत की, काफ़ी कुछ जानकारी है हमें भी नई नई पता चली, जैसे सर ने कुछ एग्जाम्पल भी दिया, मनीष सर ने, वो काफ़ी शानदार लगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनीष सर और चारुदत्ता सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सर छोटी एक बात करने की जी रहेगी। जी सर, प्लीज प्लीज। गवर्नमेंट भी चाहती है कि छोटे छोटे ट्रेडर है और छोटे छोटे जो पैकेजिंग करते हैं, काम करते हैं अलग अलग केमिकल्स में, प्लास्टिक में, उनके लिए भी उन्होंने गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी चालू की है। शायद सर आपको मालूम भी होगा कि जो लिमिट आपकी बैंक के अंदर है, समझो आपकी लिमिट 1 करोड़ रुपए की है, तो 20% को विदाउट कॉल लेटर आपको वो बैंक एक्स्ट्रा देती है। उन्होंने उनका ओके। पर्टिकुलर नाम दिया है और उन्होंने ये फैसिलिटी सबके लिए चालू किया है। जैसे अभी मेरी लिमिट समझो 100 करोड़ है, तो मुझे 20 करोड़ एक्स्ट्रा लिमिट मिल रहा है और वो लिमिट में मुझे ना कोई कोलेटर देना है, ना कोई गारंटी देना है, ना कुछ देना है। वो अपने, और वो भी इंटरेस्ट वेरी कम, 9% इंटरेस्ट पे, 8.5% इंटरेस्ट पे वो लोग ने वो प्रोसीजर बनाया और वो तुरंत ही 10 दिन में वो लोग दे देते हैं। तो क्या है कि ये छोटे जो भी है, छोटे बड़े जिनको भी पैसे की जरूरत है, हर आदमी टाइट होता है, हर आदमी की पोजीशन थोड़ी गंभीर रही है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है
मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर और चारुदत्ता सर बातचीत Thank you, करने के लिए। thank you. आगे भी इसी मुद्दे पर हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत कभी बहुत भी हम शुक्रिया। सर आपके लिए कभी भी तैयार है बीच जी। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा Thank you, एमएसएमई sir. डायरी शो है। इस दौरान तमाम इंडस्ट्री पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार हमने केमिकल से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री उस पर चर्चा की है। नो डाउट अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया है, सप्लाई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट अलग अलग इंडस्ट्री पर दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक पैकेजिंग जिससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उस पर असर दिखाई दे रहा है। तो उसी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। सभी को, इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ये युद्ध खत्म हो और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो, जिससे इंडस्ट्री को कुछ राहत मिल सके। अगली बार जब हम लोग एमएसएमई में बातचीत करेंगे, किसी और इंडस्ट्री पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।